नमस्कार। नए साल में इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की तैयारी है क्या? लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के गर्दन पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। दोनों ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हो रहे। तो नए साल पर यह पूरा मामला क्या है और क्यों दोनों नेता ये कह रहे हैं कि ईडी राजनीतिक साजिश के चलते, राजनीतिक विरोध के चलते इन्हें गिरफ्तार करना चाहती? दोनों मुख्यमंत्रियों का मामला बहुत दिलचस्प है। मैं आपको एक एक कर दोनों राज्यों के बारे में बताता हूं। पहले झारखंड के बारे में। झारखंड की राजनीति में हिंदी पट्टी के लोग या साउथ के लोग या दूसरी जगहों के लोग भी झारखंड की राजनीति को बहुत कम और कमतरीन आंकते भी हैं और उसके बारे में कम ध्यान भी देते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सबसे मजबूत पार्टी, राजनीतिक दल अगर कहा जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं। खास करके आदिवासी बेल्ट की 28 सीटों पर 26 विधानसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। 41 सीटें झारखंड की विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए और 29 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। तो इस तरीके से आप देखें तो अभी मामला यह हुआ, 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के एमपी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है। उसके बाद मेरे और मेरे जैसे तमाम रिपोर्टरों ने रांची की तरफ रुख किया कि रांची के मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, अब वहां पर राजनीतिक उथल पुथल होगी। हम 9 दिनों तक वहां बैठे रहे। राज्यपाल रमेश बैस थे, उनकी तरफ से कहीं कोई संकेत नहीं आया। रोज ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलती थी कि आज राज्यपाल शायद मुख्यमंत्री को कर दें, आज कर दें, परसों कर दें। इस बीच मुख्यमंत्री ने आपात बैठक कैबिनेट की बुला ली, हवाई जहाज मंगा लिया गया किराए पर और विधायकों को हवाई जहाज में बैठाकर दूसरे राज्य भेज दिया गया और सारी नौटंकी चलती रही कि सरकार अब गिरी कि सरकार तब गिरी, लेकिन राज्यपाल ने वो पत्ते नहीं खोले। 14 महीने हो गए, चिट्ठी अभी तक ना खुली कि निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को ऐसा क्या लिखा था। अब मामला यह है, वो मामला यह था कि एक खदान रांची से थोड़ी दूर पर, मैं वहां गया भी हूं, 50-60 किलोमीटर दूर पर एक खदान थी जिसको कि हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर अलॉट करवाया था और जब वो मुख्यमंत्री बने तो अपना मुख्यमंत्री रहते हुए उसका रिन्यूअल का आदेश दे दिया और उनका रिन्यूअल हो गया। कहते हैं कि डीएम ने कर दिया था, लेकिन इसका आरोप उन पर लगा और आपको मालूम है कि पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का यह मामला है और इसकी शिकायत जब चुनाव आयोग को की गई, चुनाव आयोग ने उसमें क्या संस्तुति की है अभी आज तक पता नहीं चला क्योंकि गवर्नर ने वो बताया नहीं। अब जो मामला है, हेमंत सोरेन को 6 बार सम्मन भेजा गया जमीन घोटाले में, जिसमें कि डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो पकड़े जा चुके हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। वही मामला है और उस मामले में, जमीन के इस मामले में 6 बार हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन दिया। 7वीं बार ईडी ने अपने सम्मन में यही लिख करके दे दिया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बार बार आपको समय तारीख दे करके बुला रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, अब आप अपनी सुविधा अनुसार ही बताइए तारीख, अपनी सुविधा अनुसार ही बताइए जगह, अपनी सुविधा अनुसार ही बताइए समय जहां पर हम आए और ये जमीन घोटाले के मामले में दूसरे लोगों ने जो हमें जानकारियां दी हैं उसमें हम आपकी संलिप्तता, आपका रोल, आपके बारे में कुछ जांच कर सकें। कल शाम को हेमंत सोरेन ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे दिया। ईडी को उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक साजिश, विरोधियों के चलते और राजनीतिक वजहों से मुझे फंसाने के लिए आप आ रहे हैं, इस तरह का उन्होंने जवाब दे दिया। तो मामला यह है कि अब इसके बाद ईडी क्या करेगी। तो मामला यह भी है कि इसकी तैयारी भी हेमंत सोरेन ने कर ली है। हेमंत सोरेन ने अपने एक विधायक सरफराज अहमद को परसों कहा कि तुम विधानसभा से इस्तीफा दे दो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक सीट विधानसभा की खाली हो गई। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन किस विधायक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आई तो हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बना के उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो इसके लिए आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है।
लोग ये भी कहते हैं कि उनके पिता शिबू सोरेन को भी वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो शिबू सोरेन भी राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी विधानसभा का सदस्य होना होगा और 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा, 6 महीने के भीतर उन्हें विधायक बनना होगा। इसलिए वो सीट खाली कराई गई है कि ताकि अपने जो परिवार में ही चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी रह जाए। हेमंत सोरेन का फैसला परसों विधायक से इस्तीफा दिलाने को इससे जोड़ के देखा जाता है। अब आपको अगर झारखंड की राजनीति के बारे में पता नहीं है और शिबू सोरेन फैमिली के बारे में पता नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताता हूँ। देखिए, मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन के गांव भी गया था। ये बहुत ही सीधे साधे सरल लोग हैं और शिबू सोरेन ने, आपको पता है उन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की थी? वो पढ़ाई लिखाई करते थे, गांव से दूर थे। उनके पिता एक दिन उनको अनाज लेकर के जा रहे थे और खाने पीने का सामान बांध के ले जा रहे थे। कुछ वहां के सामंतों ने, कुछ वहां के मजबूत धन बल में मजबूत लोगों ने उनको घेर करके मार दिया और उसके बाद ही शिबू सोरेन ने ये तय कर लिया कि अब उन्हें आंदोलन करना है और जो जबरदस्त उन्होंने फिर लामबंदी की आदिवासियों की और करते करते उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राज्य बनाने के लिए एक संगठन, एक पार्टी खड़ी कर दी और उनके आंदोलन की बदौलत तीर धनुष उनका चुनाव चिन्ह लेकर के उन्होंने ऐसा आंदोलन किया कि केंद्र सरकार को एक राज्य बनाना पड़ गया। और आज भी आदिवासियों में, झारखंड के आदिवासियों में जो पकड़ शिबू सोरेन की है, जो पकड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, उसको हिला पाना, उसको डिगा पाना अभी कम से कम अगले चुनाव तक तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इतनी मजबूती उन्होंने की है। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री भी बने। आप सोचिए कि ये आदिवासी लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आप इन्हें भ्रष्टाचारी भी कह सकते हैं, आप इन्हें ये भी समझिए कि ये कितने सीधे हैं कि 3-3 करोड़ रुपए घूस सांसदों ने लोकसभा के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में विश्वास मत में वोट देने के लिए, और वो 3 करोड़ रुपए सीधे सीधे ले जाके पार्लियामेंट के ही स्टेट बैंक के अपने सांसद वाले अकाउंट में सीधे सीधे जमा कर दिया कैश। आप समझ लीजिए कि ये किस तरीके के लोग हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इन्होंने झारखंड की राजनीति पर इनका जो दखल है वो इस तरह का है। तो बात यह है कि शिबू सोरेन के 3 बेटे थे। एक बेटे दुर्गा सोरेन थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे और उनकी लत गड़बड़ थी, उनका निधन हो चुका है। बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन 2 उनके बेटे हैं। शिबू सोरेन के जो बेटे दुर्गा सोरेन थे, उनकी जो पत्नी है वो भी एमएलए हैं और जो पारिवारिक जिस तरह से विवाद होता है वो भी कुछ सरकार में अपनी भूमिका चाहती हैं। हालांकि उनके ऊपर भी आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में पैसे ले करके उन्होंने वोट दिए हैं। दूसरी तरफ जो उनके बेटे हैं वो भी जैसा कि पूरा का पूरा जो शिबू सोरेन का राजनीतिक उत्तराधिकार है वो हेमंत सोरेन के पास है। मैंने आपको जिनका नाम बताया, देश में बहुत सारे लोग शिबू सोरेन के दूसरे बेटों का नाम नहीं जानते हैं। तो बसंत सोरेन भी अपने भाई से इस मुश्किल वक्त में कुछ फेवर चाहते हैं, वो भी परिवार में कुछ अपनी स्थिति चाहते हैं। ये भी एक हेमंत सोरेन को और दूसरी पार्टियां भी देखती है। तीसरी चीज है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक भी हेमंत सोरेन से बहुत खुश नहीं है। तो ये गठबंधन रहेगा कि टूट जाएगा या सरकार गिरने का खतरा झारखंड पर हो सकता है अगर ईडी ने कोई कार्रवाई की। तो सवाल यह भी उठता है कि अगर हेमंत सोरेन के बारे में इतनी सारी बातें पहले से चल रही हैं, 6-6, 7-7 संबंध, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? हेमंत सोरेन के आज ही सुबह उनके सबसे करीबी, अगर झारखंड और रांची में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि पिंटू, जो अभिषेक पिंटू जो है वो उनके सबसे करीबी लोगों में है, वो उनके मीडिया एडवाइजर भी हैं। आज सुबह सुबह ही ईडी ने वहां पर भी रेड की है और हेमंत सोरेन के जितने करीबी लोग हैं क्लोज सर्किल के, सबके यहाँ ईडी की रेड और सब कुछ हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 14 महीने पहले अगर उनकी सदस्यता जाने की बात थी और ये जहाज से विधायकों को ले आना हो रहा था, फिर वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऑपरेशन कमल क्यों नहीं चला? ऑपरेशन कमल झारखंड में क्यों नहीं चलता या क्यों नहीं चलाया जाता? ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे लोगों का तर्क ये है
कि चूंकि आदिवासी वोटों में पैठ की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा जो उत्तर भारत में है या बिहार झारखंड में है, उस फैमिली को, उस हेमंत सोरेन को छूना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 10-12 महीने भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा पाला बदल दे और इधर आ जाए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर ऐसे नहीं दिखते हैं। और पिछले 1 महीनों में हेमंत सोरेन ने अपने कामकाज से न सिर्फ वहां के राज्य के निवासियों को, ब्यूरोक्रेसी को भी, पत्रकारों को भी अपने बहुत सारे फैसलों से चौंकाने का काम भी हेमंत सोरेन ने किया है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए तगड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि आदिवासी की सीटों पर 28 में से 26 सीटों पर अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ इस तरह की घटना की गई तो इसका जो है वो प्रतिक्रिया भी हो सकती है और वो आने वाले चुनाव में उसका नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ही तरह के मामले हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों पे लग रहे हैं, तो दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होती है या एक तरह की। 6 संबंध तो हेमंत सोरेन नहीं आए। अब अरविंद केजरीवाल पर मैं आता हूं। अरविंद केजरीवाल का तीसरा संबंध था, आज उन्हें पूछताछ के लिए जाना था। उनकी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि ये राजनीतिक विरोध और साजिश के चलते है, इसमें कहीं कुछ तय नहीं है कि उनको किस लिए बुलाया गया, इसलिए इस बार भी नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब पहली बार बुलाया था तो बोले चुनाव प्रचार में जाना है, दूसरी बार बुलाया तो विपश्यना में गए थे, तीसरी बार बुलाया तो कह रहे हैं ऐसे नहीं वैसे, तो लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, मैं ईडी जाऊं कैसे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। तो इसमें दरअसल पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि दिल्ली के शराब घोटाले में जिसमें कथित रूप से वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया और आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में गए हैं, उसी मामले में जो विजय नायर जो गिरफ्तार किए गए थे, जो विजय नायर थे, ये आरोप है कि दक्षिण के जो शराब कारोबारी हैं उनको विश्वास में लेने के लिए अपने आईफोन से विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो, आईफोन जो लोग रखे उन्हें मालूम है कि उनका फेस टाइम कनेक्शन आईफोन टू आईफोन होता है, जिससे आप ऑडियो और वीडियो कॉल करते हैं और शायद वो रिकॉर्ड नहीं होती है, ऐसा दावा आईफोन का है। तो कहते हैं कि विजय नायर ने वीडियो कॉल किया था और शराब व्यवसायियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की हामी है और उनकी स्वीकृति है, उन्होंने फेस टाइम वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पे यह कहा था कि आप विजय नायर पर भरोसा कर सकते हैं। तो मामला यह है कि आंध्र प्रदेश के जो एमपी हैं, एक जगन रेड्डी की जो सरकार है और वाईएसआर जो पार्टी है, उसके एमपी के एक बेटे जो थे, जो प्राइमरली सीबीआई ने जिनके खिलाफ ईडी ने जांच की थी और जिन्हें शराब घोटाले में आरोपी माना था, और ऐसे 2 लोग सरकारी गवाह बन गए और उन्हीं सरकारी गवाह बनने के बाद वो जमानत पर आ गए और उन्हीं लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया था और संजय सिंह जेल चले गए। उन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था, तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और जो पहला सम्मन भेजा उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने बोला कि ईडी मुझे आरोपी के तौर पर बुलाना चाहती है या ईडी मुझे गवाह के तौर पर बुलाना चाहती है। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि ईडी मुझे इंडिविजुअल के तौर पे बुलाना चाहती है, या तीसरा पॉइंट ये था कि ईडी मुझे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे बुलाना चाहती है। नंबर 4 कि या ईडी मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाना चाहती है। उन्होंने ये पूछा था कि आप किस भूमिका में मुझे चाहते हैं। दूसरे लेटर में उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे पहले लेटर का जवाब नहीं दिया कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं। तीसरे लेटर में कहा कि आपने जवाब नहीं दिया और इसका मतलब है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए हमको आप ईडी में बुला रहे हैं। दरअसल ईडी के संबंध पर पूछताछ के लिए जाने में नेता बचते क्यों है, बताइए। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी। तो एक नियम कानून ईडी के पास ऐसा भी है कि अगर उसको पूछताछ के दौरान ये लगता है कि जिससे वो पूछताछ कर रहा है, ईडी पूछताछ कर रहा है, उससे ईडी के अधिकारियों को लगता है कि सच सामने नहीं आ रहा है, वो बरगला रहा है, वो तथ्यों को छुपा रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो गिरफ्तार करने का उसे आदेश है और वो गिरफ्तार ईडी कर सकती है।
ये उसके पास ताकत है। अब आपको अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। गिरफ्तारी के लिए ईडी को पहले से कोई वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दलों के नेताओं को लगता है कि अगर हम गए और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा। इस बीच में भी केजरीवाल नाम का दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी ने पूरा कार्यक्रम चलाया, लोगों से जाके पूछा सवाल कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं और ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें जेल से रह के सरकार चलानी चाहिए या पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो भी खत्म हुआ। अब रैलियों का कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पार्टी के तौर पर यही दो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने मैदान में, चाहे उनका मैदान छोटा है चाहे बड़ा है, आप उससे बास्केटबॉल का मैदान कह लीजिए, फुटबॉल का मैदान कह लीजिए, जो भी मैदान है, इस मैदान पर अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ता है तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपने मैदान में लड़ती है और टीएमसी अपने मैदान में लड़ती है। अभी यही दो पार्टियां टूटी नहीं है। लड़ते तो वैसे शरद पवार भी थे, लेकिन उनकी पार्टी टूट गई, दो टुकड़ों में हो गई। बहुत लोग कहते हैं उनकी रजामंदी से टूटी, क्योंकि उनके सारे नेताओं पर ईडी और सीबीआई का राडार था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, उनके नेता महायुति यानी एनडीए की सरकार में शामिल ना होते, तो जो आज माननीय मंत्री बन के घूम रहे होते वो सलाखों के पीछे भी होते। बहुत लोग कहते हैं कि शरद पवार ने उन्हें जाने दिया जब उन्हें लगा कि 4 फ्लोर का उनकी बिल्डिंग का, जो उनके प्रफुल्ल पटेल 4 फ्लोर की उनकी बिल्डिंग सील हो सकती है, छगन भुजबल इतने दिन जेल में रह सकते हैं, उनकी जमानत की अवधि खत्म हो सकती है, हसन मुशर्रफ पर ईडी की रेड पड़ी ही थी 1 हफ्ते पहले। अब ये सारे लोग कहने लगे कि साहब आप ही तय कर लीजिए कि इधर रहना है कि उधर रहना है, उधर जाने पर मंत्री पद मिलेगा, इधर रहने पर जेल मिलेगी। लोग ऐसा कहते हैं कि शरद पवार ने कहा जो जहां बचे वो वहां जाए, और तभी प्रधानमंत्री ने यह बयान दे दिया कि 70,000 करोड़ की भ्रष्टाचार, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है और आप और इसके मामले उजागर कीजिए। और उस समय उनके जो नेता हैं, उनके जो एमपी हैं, उनके एमपी जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, किरीट सोमैया, एनसीपी के सारे नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइल किरीट सोमैया नहीं खोली थी, और उन्हें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं कि और भ्रष्टाचार की फाइलें खोलो, और वो इतनी फाइल खोल चुके थे। 1 हफ्ते बाद जिनकी फाइलें खोले थे वो मंत्री बन गए, और किरीट सोमैया का पता नहीं, बहुत दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। तो ये मामला, ये आरोप लगता रहेगा कि जो बीजेपी के साथ है उस पर तो ईडी और सीबीआई की नजर नहीं पड़ती, तब काला चश्मा लग जाता है। जो नहीं है उसमें लेंस थोड़ा तेज हो जाता है। ये आरोप हमेशा लगते हैं और लगते रहेंगे। आज से नहीं, आजादी के बाद से केंद्र में जिसकी भी सरकार रही है, विरोधी जब भी सीबीआई या जांच एजेंसियों ने किसी तरह की कार्रवाई की है, विपक्षी नेताओं ने हमेशा यही बात कही है। और मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो आज इस देश के जो भी बड़े नेता जिस भी पद पर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, आप उनका नाम सीबीआई मिसयूज करके गूगल पर टाइप कीजिए और यूट्यूब पर टाइप कीजिए, आपको प्रधानमंत्री का भी बयान मिल जाएगा कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, आपको अमित शाह का भी बयान मिल जाएगा, आपको राजनाथ सिंह का भी मिल जाएगा, आपको आडवाणी जी का भी मिल जाएगा, आपको नितिन गडकरी का, जो लोग भी सरकार में उनके भी बयान मिल जाएंगे, और जो लोग विरोध में हैं उनके तो मिल ही रहे। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अभी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।